अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे 3 साबिक वज़ीर आज़म के साथ 3 मुख्तलिफ अदालतों में होने वाले सलूक की 3 मुख्तलिफ कहानियाँ। नाज़रीन, पहली कहानी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की है, जिनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिर्फ 7 मिनट फैसला महफूज रखने के बाद कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस के बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी बरी हो गए। 28 जुलाई 2017 को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहल करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने सितंबर 2017 में 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर किए। एहतसाब अदालत ने इन तीनों रेफरेंसेस को सुनने के बाद दिसंबर 2018 में साबिक वज़ीर आज़म को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था, जबकि एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ अरसा जेल में रहने के बाद 19 नवंबर 2019 को इलाज की गर्ज से लंदन रवाना हो गए। एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में नवाज शरीफ पर बनने वाले तीनों रेफरेंसेस की 24 दिसंबर 2018 तक मजमूई तौर पर 183 समातें हुई। नवाज शरीफ 134 बार पेश हुए। 49 समातों पर उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए थे, जबकि नवाज शरीफ ने अपनी सफाई में एक भी गवाह पेश नहीं किया। 21 अक्टूबर 2023 को तकरीबन 4 बरस बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई तो सिर्फ 3 दिन बाद पंजाब की निगरान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए उनकी अल अज़ीज़िया केस में सजा मुअत्तल कर दी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के मुकदमात में अदम दिलचस्पी के बायस उन्हें पहले एवनफील्ड और आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। माजी में नैब के कड़े एहतसाब के ज़ेरे एताब रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद उन पर 5 साल से चलने वाले करप्शन के दोनों मुकदमात सिर्फ 53 दिनों में खत्म हो गए। दिसंबर 2023 में सिर्फ 2 समातों के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। नाज़रीन, दूसरी कहानी उस साबिक वज़ीर आज़म की है जिसे 44 साल कबल आनते जुर्म के इल्ज़ाम में सजाए मौत दे दी गई थी। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में 44 साल पुराना ये केस दोबारा खोला गया। ये केस साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो तख्तादार पर चढ़कर तारीख में अमर हो गए, लेकिन मुल्क की निज़ाम इंसाफ में तिश्नगी रह जाने के बायस 4 दहाइयाँ गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह केस दोबारा खोलना पड़ा। एक साबिक वज़ीर आज़म को पैनामा केस में 5 साल बाद इंसाफ मिल गया, दूसरे को अपनी मौत के 44 साल बाद शायद अब इंसाफ मिल जाए। नाज़रीन, तीसरी कहानी उस साबिक वज़ीर आज़म की है जो 4 माह से जेल में कैद है। मेरे कप्तान और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने की। इमरान खान पर इस वक्त 200 के करीब मुकदमा दर्ज हैं और वो तोशाखाना केस के फैसले के नतीजे में इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। अगर तहरीक इंसाफ की हालिया सियासत को देखा जाए तो इसके मुस्तकबिल की पेशगोई करना कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ एक अदालती फैसला साबिक वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी को सियासत के मैदान में कदम जमाए रखते हैं या फिर सियासी मैदान से आउट करने के लिए काफ़ी होगा। जिस तरह पहली 2 कहानियों में वक्त का पहिया उल्टा घूमा, मुल्की अदालतों की तारीख के पेश नज़र यह भी कहा जा सकता है कि चंद साल बाद ऐसा वक्त भी आ सकता है कि वक्त का पहिया एक बार फिर उल्टा घूमे और अडियाला जेल का कैदी तमाम मुकदमात से बरी होकर ऐवान इक़्तिदार पर दोबारा नजरें जमाए बैठा हो। नाज़रीन, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिंदगी में ही इंसाफ मिल गया, दूसरे को मरने के बाद इंसाफ फराहम करने के लिए केस दोबारा खोला गया है। तीसरा साबिक वज़ीर आज़म इंसाफ का मुंतज़िर है। इन तीनों वज़ीर आज़म के साथ जुड़ी अदालती कहानियों पर हम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर बने 3 करप्शन रेफरेंसेस खारिज हो गए हैं। अब इस वक्त नवाज शरीफ ताहयात नाअहल तो हैं, लेकिन वो किस जुर्म में ताहयात नाअहल हैं? सवाल नंबर 2, 5 साल कबल नैब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ सबूतों के 10 वॉल्यूम निकाल कर ला रहा था। अचानक 5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि नैब अपने ही लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात से पीछे हट गया? क्या इससे नैब पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात को तक़वियत नहीं मिलती? सवाल नंबर 3, नवाज शरीफ पर फ्लैगशिप रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया सील मिल्स रेफरेंस तो एक एक करके खारिज हो गए, लेकिन गुज़िश्ता 6 साल में उनका जो मीडिया ट्रायल हुआ उसका अजाला कैसे होगा? सवाल नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पुलिस पहले और अदालतें तीसरे नंबर पर हैं। पुलिस ने मुकदमात की तहकीकात करनी होती है, जबकि अदालतें पुलिस की रिपोर्ट पर मुकदमात सुनकर फैसला करती हैं। अगर ये दोनों इदारे ही करप्ट हैं तो उनकी गलतियों की सजा सियासतदान या अवाम क्यों भुगत रहे हैं? सवाल नंबर 5, नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए सजा सुनाई गई, फिर उन्हीं अदालतों ने सजाओं को कलअदम करार दे दिया।
जबकि 44 साल कबल सुनाई गई सजा को भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुन रही है। आज भी एक साबिक वजीर आजम जेल में कैद है। क्या इस बात का इम्कान है कि आने वाले कल में उसको सुनाई गई सजाएं भी एक एक करके कलअदम हो जाएंगी? सवाल नंबर 6, हमारी मुल्क की सियासत तवील अरसे से अदालती फैसलों के गिर्द घूम रही है। क्या हमारे सियासतदान कभी इतने मैच्योर हो जाएंगे कि वो सारे मामलात आपस में बातचीत करके सुलझा सके? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे 3 वज़ीर आज़म, 3 मुख्तलिफ कहानियाँ और इससे क्या सबक मिलता है, इसी के ऊपर मजीद बात करने के लिए आज 3 मुख्तलिफ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा डॉक्टर शमीरा फारूकी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील नईम हैदर पंचोता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं तो पंचोता साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आज एक बड़ा फैसला आया है अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब के लिए तो ऑब्वियसली ये खुशखबरी है और उनकी पार्टी इस वक्त भंगड़े डाल रही है, बहुत मिठाइयाँ बांट रही है, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतने सालों में जो बयानिया बनाया कि जी नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं और ये देखें इन्होंने चोर के इल्ज़ाम लगाए गए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी। अदालत के आज इस फैसले के बाद उस बयानिए को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये कितनी बड़ी कानूनी शिकस्त है इमरान खान साहब की? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। इमरान खान साहब के बयानी की शिकस्त नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अदालत की हद तक तो ये बरी हो गए हैं। जो ये कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बरी किया है, बेसिकली NRO जो है इनके ऊपर मेहरबान है, और ये केसेस जिनमें ये बरी हुए हैं लोगों को पहले ही पता था और एक्सपेक्टेशंस ये हो रही थी कि ऐसा फैसला जो है इस केस जो लास्ट ये बच गया था उसमें भी आएगा। अब इसकी थोड़ी सी कहानी जो बैकग्राउंड ये है कि पहले तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है ना जी कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और ये अगर केसेस की बात की जाए, इनकी नाअहली की जाए तो ये खान साहब के दौरे इक़्तिदार से पहले की है। और ये बात आप भी प्रोग्रामों के अंदर बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर भी बताते हैं, बाकी दोस्त भी बताते हैं। और दूसरी बात ये की जाए कि ये इनका मकसद क्या था कि एक जो साजिश वहाँ अमेरिका से चली और पाकिस्तान में वो लेटर आया जिसके ऊपर हुक्म की तामील करते हुए इन्होंने उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और उसका अमली जामा इसलिए पहनाया क्योंकि इन्हें उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये आते ही अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे, जैसे नैब के अंदर तरामीम की गई ऑर्डिनेंस के अंदर। और उसके साथ साथ जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर 200 के करीब इनके दौरे हुकूमत में बने हैं और इन्होंने खुद बनाए हैं, चाहे वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर बनाया गया हो, क्योंकि दफ़ा 144 भी तो यही लगाते थे कि लोग खान साहब के साथ होते थे। अब भी इनके साथ लोग जब जाते हैं ये गमले भी टूटते हैं, वहाँ पर नारे भी लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होंगी क्योंकि उनका नाम जो है उसके साथ शरीफ लगता है और जिसके नाम के साथ इमरान लगता है तो उसके ऊपर मुकदमात भी होते हैं, चाहे उसका वर्कर हो या खान साहब खुद हों। तो उनके ऊपर 200 मुकदमात इसलिए बनाए गए थे कि उनको किसी न किसी तरह से किसी मुकदमे में जेल के अंदर डाला जाए और मैदान जो है वो खाली हो, क्योंकि ये समझते हैं कि इनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, पीपल्स पार्टी के साथ तो है नहीं। तो बात यह है कि जो ये समझते हैं मुझे जो सारे ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि मुकाबला एक सवाल PTI के साथ तो है ही नहीं। एक सवाल करने की इजाजत दीजिए सर। ये तो बड़ा पुराना रेटरिक है कि जनाब जब नून लीग के ये सारे केसेस चल रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जनाब सारा कुछ फिक्स हुआ हुआ है, सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है और हमारे खिलाफ जो है वो जजेस के माइंड्स बन चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ है, ये सारा वो कुछ हम ये सुन चुके हैं। अब ये बिल्कुल टेबल उसी तरह टर्न हो चुका है और अब जो आप बात कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारा कुछ तो तय था और अब आपने कहानी अमेरिका से स्टार्ट की और उसके बाद जनाब इनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है, उनसे अगर बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि जी करेक्शन की जा रही है, जो माजी में ज्यादतियां हुई वो करेक्शन की जा रही है। क्या किस तरह इस बात का फैसला होगा कि पहले इंसाफ हुआ था या अब इंसाफ हो रहा है? देखिए बात यह है कि मुझे बता दिया जाए कि अभी तक कोई रसीद दी गई है जिसके ऊपर सारे केसेस बनाए गए हैं, जो मामलात हैं, क्या इन्होंने अपनी सफाई के अंदर ये कहा है कि ये कैसे जो है ये एसेट्स बने हैं? नहीं आए। और दूसरी अगर बात की जाए केसेस की हद तक, तो जिस तरह से इनको रिलीफ मिला है, क्या कभी आपने हिस्ट्री में देखा कि एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल मिली हो
क्या आपने देखा कि हाई कोर्ट का अमला इमरान खान साहब के लिए एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा हो? क्या आपने देखा कि एक मुजरिम को सलूट जिस तरह से मारे गए और रेड कारपेट बिछाई गई? नहीं देखा। और यही प्रोटोकॉल जारी हैं। अब जो ये खुद कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, भाई किससे बात हो गई है? जो खुद कह रहे हैं कि 140 में से 125 सीटें हमारी हैं। एक मिनट नईम साहब, ये कौन कह रहा है आपके सामने? क्या तारड़ साहब ने क्या कहा, जरा मुझे बताइए। अता तारड़ साहब कह रहे हैं, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी बात हो गई है। किससे बात हो गई है? ये तारड़ साहब, ये देख लें कि राना सनौला साहब, नहीं एक मिनट, नहीं भाई, ये तारड़ साहब ने कहा है, जरा मुझे बताइएगा ये कहाँ कहा है उन्होंने कि हमारी बात हो गई है? मुझे ये जरा जगह कोट करके बताइए, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मिनट, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना बहुत से लोगों को आपके सोशल मीडिया पे, आपके ट्विटर पे मैंने इतनी ट्वीट्स देखी हैं, ट्रेंड्स चलाए गए, ओ जी साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। Who has said that? Why is this false propaganda being promoted again and again? जी साड़ी गल होगी, हमारी बात होगी, किसने कहा? तारड़ साहब ने ये बात नहीं की हुई। अब मुझे अपने फोन में से ढूंढ के अभी दिखाएं कि तारड़ साहब ने ये बात कब कही है। देखें मेरी बात सुने, मैं अभी दिखा दूंगा आपको ढूंढ के। बात यह है कि मीडिया के ऊपर बात पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो भी पड़ा हुआ है, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि 125 सीटें हमारी हैं। मैं आपको ना, मुझे पता है आप क्या कोट करने लगे। मैं करेक्ट कर देता हूं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं जी। ये बेसिकली एक टेलीविजन चैनल है, उसने अताउल्लाह तारड़ की, और ये साथ बैठे हुए आपके, ये वो जो साहब आपके साथ बैठे हुए ना इस वक्त, ये इनको पता है, ये इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको पता है मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। ये उनके उस चैनल के ऊपर ये खबर चली, बाद में उन्होंने तारड़ साहब के उस बयान को काट के चलाया हुआ था, पूरी तरह नहीं चलाया हुआ था। बाद में उनके डायरेक्टर न्यूज ने इसके ऊपर माजरत करके ट्वीट की कि जी मैंने गलत कोट किया है, और हम माजरत कहा है, हमने गलत कोट किया है। लेकिन पीटीआई ने पकड़ लिया नहीं, और जेड़े चैनल ने चलाया है वो चलाता रहे, लेकिन हमने नहीं छोड़ना इसको। जी इन्होंने कहा है कि साड़ी गल हो गई है, इन्होंने कहा है हमारी बात हो। हसन अयूब साहब सिर्फ हाँ में या ना में सिर्फ आप सर ला दें ताकि इसका फिर नईम साहब जवाब दे दें, हाँ या ना कर दें, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दुरुस्त कह रहे हैं, चलो बस गल मुके, अब आगे अब ठीक है नईम साहब, अब मुझे बताइए जी। देखें अगर बात टूट के चली है, चलो आपने मेरी रहनुमाई कर दी, बात टूट के चली है, बात तो उन्होंने की है। और अगर बात जो है 125 सीटों के हवाले से हुई है तो राना सनाउल्लाह साहब ने बात फिर भी कहते हैं परनाला होती है, जरगा दे मैं मान के दे वही पर परनाला होती है। दूसरी बात ये है ना कि जो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वो तासर दिया गया है लंदन से जब वो रवाना हुए हैं, और जो जिस तरह से प्रोटोकॉल हासिल रहा है रियासत की तरफ से, और स्टिल जो नैब है जाकर खुद ही कहता है कि कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी गिरफ्तारी की, बिल्कुल इनको बरी ज़िम्मा है, इनसे कोई साबित ही नहीं कर पाए। तो भाई सज़ा उनको कैसे हुई थी, कैसे नाअहली हुई थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया था कि जनाब ये ताहयात नाअहल हैं। बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर इसी तरह के केसेस इसलिए बनाए गए हैं कि खान साहब को साबित किया जाए, क्योंकि ये खुद बदयान 2017 में साबित हो चुके हैं। तो खान साहब के ऊपर भी इसी तरह के केसेस बनाए गए हैं करप्शन के रिलेटेड, ताकि ये जो उनका जो वो हमारी बात है जो हम करते हैं उसको सिर्फ बीट करने के लिए, अदरवाइज उन केसेस के अंदर है कुछ नहीं। और जिस तरह से वो केसेस फिर चलाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही जो फौरन 420 सेकंड के अंदर इनको रिलीफ दे रहा है, हमारे फैसले महफूज हो जाते हैं, 2-2 महीने महफूज हो जाते हैं। तोशा खाना हो, साइफर हो, या अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आपने देखा, एक केस का मुझसे पूछिए, मैं एक केस का आपको जवाब ये हसन साहब से पूछते हैं ना, ये हसन साहब आपके साथ बैठे हैं। हसन साहब वो मुहावरा है, मैं उसके अंदर टॉमी का लफ्ज आता है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप समझ गए होंगे कि मैं वो टॉमी वाली जो मुहावरा है वो क्या है, कि साडा वाला टॉमी तो ताड़े वाला, वो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या। सर इसका फैसला किस तरह होगा कि इनके वाले केसेस जो हैं वो गलत हैं, या नवाज शरीफ साहब वाले जो केसेस थे वो एक्चुअली गलत थे, इसका फैसला किस तरह किया जाएगा हसन साहब? देखिए कोई सादा लो आदमी ये बातें कर रहा होता ना तो मुझे कोई ताजुब नहीं होना था, लेकिन मेरे भाई जो हैं नईम हैदर एक बड़े अच्छे वकील हैं। जब एक अच्छा वकील जानबूझकर दानिस्ता तौर के ऊपर ऐसी बात करे जो कि उसको मालूम है कि गलत है, तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये वकील हैं, वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, इनको इस बात का अच्छे तरीके से इल्म है कि जैसे अल अजीज़िया की बात कर लें, अल अजीज़िया के अंदर जो शवाहिद के तौर पर डॉक्यूमेंट्स जो है पेश किए गए वो तमाम की तमाम फ़ोटो कॉपीज़ हैं। आप फ़ोटो कॉपीज़ को बतौर एविडेंस आप जो है ना वो नहीं ले सकते ट्रायल के अंदर, लेकिन लिए गए और उसके ऊपर 7 साल की सज़ा दे दी गई। अब ये भाई को मालूम है अच्छे तरीके से कि जब एसेट बियॉन्ड मींस का केस है तो एक सर्टन केस तो बिल्ड करना है प्रोसिक्यूशन ने।
जब सर्टन केस ही उन्होंने बिल्ड नहीं किया तो उसके ऊपर कन्विक्शन किस तरीके से होगी और बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर किस तरह आ सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अल अजीज़िया स्टील मिल का रेफरेंस था, एसेंट बियॉन्ड मींस का एक रेफरेंस बन सकता है। इस मामले में 3 रेफरेंसेस बनाए थे इस केस के अंदर, यानी जो जिसे कहते हैं पैनामा के अंदर 3 रेफरेंसेस उसने आगे से बच्चे निकाल दिए थे। अब इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि ट्रायल के बगैर कन्विक्शन नहीं होती, लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इस्तेमाल करके इनके आजकल जो बड़े चहेते हैं, एक वकील हैं, उनका नाम सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने ये बोला था ड्यूरिंग जो है उस केस की हेयरिंग के दौरान कि द सैलरी वॉज नेवर विड्रॉन। तो जब नेवर विड्रॉन उन्होंने कही तो इसका मतलब ये हो गया कि वो रिसीवेबल है और ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करके कन्विक्ट कर दिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। फिर 62(1)(f की जो तशरीह की वो भी सुभान अल्लाह, वो पैनामा में नहीं था, वो एक और केस में थी, लेकिन 62(1)(f की तशरीह भी ऐसी की क्योंकि आइन तो खामोश है, लिहाजा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 1 टाइम नहीं है, वो डी सीट नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ता हयात है। और वो भी इस्लाम के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो रिपेंटेंस का आपको इस्लाम मौका देता है, तौबा की एक जो है वो गुंजाइश इस्लाम के अंदर मौजूद है, उस इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल को उठाकर डस्टबिन में फेंका। क्यों? हालांकि आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का कोई भी कानून इस्लामी तालीमात और कुरान पाक से मुतसादम नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने ऐसी तशरीह की कि बंदा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बात यह है कि वो सादा लो आदमी को बंदा इस किस्म की बात कर रहा होता, एक कॉमनर बात कर रहा होता तो ताज्जुब नहीं था, लेकिन नईम हैदर साहब एक अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं, तो जब वकील इस किस्म की बात करें कि एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, तो बंदे की जो असेसमेंट, उसकी एवेल्युएशन, उसकी आमदन जो है उसको तो असेस किया जाता है, लेकिन इस केस में नवाज शरीफ की आमदन ना अल अजीज़िया में ना एवनफील्ड में असेस ही नहीं किया गया। फिर जो अगर एवनफील्ड की बात करते हैं, अब दीगर मुकदमात की बात भी हो रही है, तो एवनफील्ड में जो एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज की असेसमेंट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग एवेल्यूएशन नहीं की गई। मैं कौन कौन सी बातें बताऊं, एक ग्राउंड ऐसा, एक जो छोटा सा नुकता आ जाए ना, उसके ऊपर जो अपील में आपकी अपील मंजूर हो जाती है, यहां पर तो पहले से पॉइंट ए से लेकर जेड तक तमाम के तमाम ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर हर पॉइंट के ऊपर आप जो ट्रायल था उसको सेटिस्फाइड कर सकते थे, वो जो सेंटेंस थी आप उसको उड़ा सकते थे, और इसी वजह से ये नतीजा बरामद हुआ है। ये बेहतरीन मिसाल थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अच्छा, ये बेहतरीन मिसाल थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहूंगा और मैं अपने दीगर दो मेहमानों से भी इस बात के ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। आपकी जमात आज एक साबिक वजीर आजम को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब आज सुप्रीम कोर्ट गए। एक वजीर आजम इंसाफ मांग रहा है, एक वजीर आजम अपेरेंटली उसे इंसाफ आज मिल गया है, एक अभी भी इंसाफ का मुंतजिर है जो कि जेल में कैद है। क्या ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा? इस मुल्क के वजीर आजम पहले सजा याफ्ता बनेंगे, फिर चंद सालों के बाद इंसाफ के लिए दोबारा अदालतों में जाएंगे और फिर वो क्लियर होंगे। आज आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के ऊपर से करप्शन के तमाम इल्जामात धुल गए हैं, पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को आज किस तरह देख रही है? जी शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, ये एक पस मंज़र में पूरे मामलात को देखना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा उठाना 12 साल बाद आज के सिनेरियो में, आज के हालात में, आज के पॉलिटिकल पस मंज़र के अंदर बहुत मायने खेज़ है। तारीख़ ने ये देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक बहुत ही फ्लिमजी से मुकदमे में, जहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं थी, उनका एक भयानक अदालती कत्ल किया गया। और ये जुडिशरी पे, अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही शानदार मौका है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि उस दाग को जो उनके दामन पे लगाए उसको धो दें। उसके साथ साथ इस बात को भी बावर कराएं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरीके से ना ट्रीट किया जाए, ना उनको फांसियां चढ़ाई दें, ना उनके साथ ये सलूक किया जाए, ना उनको उस किस्म की गलत सजाएं दी जाएं। और नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री, जो बाकी सियासी लोगों के ऊपर ये जो सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, अपने मुखालफीन को उनके मुंह बंद करने के लिए उनको जेलों में डाला जाता है, इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। और इदारों से मैं सारे इदारों की बात कर रही हूँ।
जब भुट्टो शहीद को फांसी दी गई तो उसमें जजेस भी इन्वॉल्व थे, उसमें फैसिलिटेटर्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें माजरत के साथ आपकी फौज भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक वाज अ जनरल। तो वो तमाम लोग, और हम आज यही डिमांड हमारी, क्या ये प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस हमने भेजा था वो इसीलिए भेजा था 12 साल पहले कि जनाब उन लोगों को बेनकाब करें जो ऐसे घिनौने काम करते हैं, और मासूम लोगों को, एक मासूम सियासतदान को, एक इनोसेंट सियासतदान को आपने फांसी चढ़ा दिया। ये तो चलो सजा हुई, मियां साहब बाहर चले गए, लंदन चले गए, 4 साल बाद वापस आ गए, हयात तो है ना। आपने ये फरमाया कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस तरह उनको सजाएं दी जाती रही, ये गलत है, ये गलत प्रेसिडेंट है। तो फिर आज अगर इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है उसको भी आप कंडेम करेंगी, क्या वो भी गलत हो रहा है? देखिए जी, हम हमेशा एक बात के ऊपर हर किसी को बावर कराते हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया है, उसके बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। हम आइन और कानून से बाहर कोई बात नहीं करते। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, जेन्युइन इल्ज़ाम है, मुकदमा चलाएं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। सिर्फ किसी को बंद करने के लिए कि अब उसकी शक्ल पसंद नहीं है, अब वो डीसेलेक्ट हो गया, अब कोई दूसरा सेलेक्ट होने वाला है और सेलेक्ट हो चुका है गालिबन, तो इसलिए मुकदमा ना चले, इसलिए बंद ना करें। ये तारीख जो है ना, देखिए एक वक्त वो भी था जब हम मियाँ साहब का सजा का जजमेंट पढ़ते थे। वो कौन सा माफिया था, ग्रीक या कौन सा माफिया था जिसमें पूरा, आपको याद है, तबसरा लिखा था, सिसिलियन माफिया, पूरी तशबीह दी थी वो माफिया के साथ, वो भी जजमेंट। जी जी, वो भी आपको याद होगा ना, वो भी एक जजमेंट था ना, दैट वाज आल्सो अ जजमेंट। और आज भी उस एक फैसला आया उनकी अपील के अंदर। तो मैं क्या समझूं कि वो सही था या ये सही है, ये गलत है या वो गलत था, क्या फैसला करूं मैं? आई डोंट नो। नहीं, यही तो मेरा सवाल है ना, ये तो मेरा सवाल है कि अवाम को आप किस तरह कन्विंस करेंगे? मेरा भी ये सवाल है, मेरा भी ये सवाल है अदलिया से। मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एक आम आदमी ले लें, हम पूछते हैं यार ये वो फैसला सही था या ये फैसला सही है। सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को 11.5 साल जेल में रखा, मुकदमा चलाए, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया कि एविडेंस मिल जाए, फिर वही एहतसाबुर रहमान पैरों में गिर गए, उन्होंने माफी मांगी जेल के अंदर। तो ये क्या एक सर्कल चल रहा है इस मुल्क के अंदर कि अपने से, और जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात करते हैं कि 70 साला बोसीदा सियासत को तर्क कर दो, तो फिर लोगों को बुरा भी लगता है जी क्यों बात कर रहे हैं। अपने घर में पहले देखें, यही बात कर रहे हैं ना कि ये सियासत तर्क कर दो, ये नफरत की, इसके लिए हम ट्रेन ही नहीं हुए, इसके लिए बिलावल ट्रेन ही नहीं हुआ है भाई। ये जो नफरत की सियासत है, अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने की सियासत है, जिससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अवाम तो पिस रही है ना महंगाई में कमी हो रही है, ना बेरोजगारी में, ना गुर्बत में, अवाम तो पिस रही है। इस मुल्क के लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड मंसूर साहब कि कौन सा वजीर आजम जेल में है, कौन सा नहीं है, किसको कौन बरी हो रहा है, किसको सजा हो रही है। वो कहते हैं जी सस्ती रोटी दे दो, सस्ती बिजली दे दो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दे दो, और हमें सेहत की सहूलियात दे दो, 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे दो, ये चाहिए उनको। ये इस पे कौन बात कर रहा है? Who is talking about this? इस मुल्क में क्या आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शंस होने वाले हैं? 8 फरवरी को हम सब इंतजार कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस का, इलेक्शंस हो जाएं, वक्त पे हो जाएं, बट क्या वो आजाद, मुनसिफाना, शफाफ हैं? होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिग क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब सारे आपके उनको नहीं मिल रही, उनके तो जलसों में कुर्सी नहीं लगने देते। डॉक्टर साहब, ये सवाल करना तो मेरा काम है, एंकर मैं हूं, आपने तो हमें जवाब देना है, आप तो हमें मजीद सवालों में उलझा रही हैं। आप बताइए ना, 8 फरवरी को इलेक्शंस फेयर होंगे या नहीं? मैं एक छोटी सी मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ मंसूर साहब, मैं सच बात बता रही हूँ। मैं एक छोटी सी सियासी वर्कर हूँ, मैं 12 साल से सियासत के अंदर हूँ। मैंने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे, अपनी जमात में देखे। तारीख है हमारी जमात की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए IGI बनाई गई, पेट्रियट्स बनाया गया, उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए। 2018 के इलेक्शंस के अंदर RTS बैठ गया 2 घंटे, आज तक हमें नहीं मालूम हुआ कि वो हुआ क्या, कौन जिम्मेदार था और उस 2 घंटे में क्या हुआ। दिस नेशन वांट्स टू नो। ठीक है, इफ यू आर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, जहां हम कहते हैं जी आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शंस करवाओ और इस मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम लेकर आओ, कौन लेकर आएगा? मैं आप अगर बैलेट पे एक बार फिर डाका डालने जा रहे हैं, हाँ,
मैं नईम हैदर पंचोता साहब, ये जो शर्मिला साहबा कह रही हैं, ये क्यों नहीं हो सकता कि हम एक जिम्मेदार शहरी की तरह, जिस तरह हसन अयूब साहब ने पूरा केस नवाज शरीफ साहब का डायसेक्ट करके आपको बताया कि फोटो कॉपीज रख के जो है वो शवाहिद के तौर पे उसको ऐड किया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सजाएं दे दी गई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम आराम से अदालत का जो भी फैसला है उसके सामने सर तस्लीम खम करें और कहें कि जनाब ठीक है, चाहे ये फैसला हमें पसंद ना हो लेकिन ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस, आगे चलते हैं, आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कोई पॉजिटिविटी लेकर चलें, सारे पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आए। हर दफा ही ये क्यों होता है कि जो फैसला हमारे हक में ना आए वो गलत ही है, वो हर सूरत में वो गलत है? मंसूर भाई, गुजारिश ये है कि दो सवाल हैं। एक तो आपने इनसे सवाल किया इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो हसन अयूब साहब ने फरमाया। पहला सवाल ये जो अभी करंट अभी बात हुई है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं, तो उससे अगर पीछे जाएं तो अगर आइन के ऊपर हमला होगा, हुकूमत जो है वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेगी और उसके बाद भी हुकूमत चलती रहेगी और आप उसका हिस्सा बनेंगे, तो फिर आप जो है जिस वक्त आपको समझेंगे कि आपको प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं मिल रहा या वज़ीर आज़म की जो शेरवानी है उसकी तरफ उससे आप दूर नज़र ख़ुद को पा रहे हैं, तो फिर आप ऐसी बात ना करें ना। कल जरदारी साहब खुद कह रहे थे कि 8 से 10 दिन ऊपर भी जा सकते हैं इलेक्शन। जरदारी साहब ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जो है हटाया गया और उसमें वज़ीर आज़म बनाने के लिए मेरा बड़ा रोल है कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने वज़ीर आज़म बनाया। तो मतलब वो सारी चीज़ें खुद एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पर मंडियाँ लगाई गई और वाकई उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। और दूसरी बात ये रह गई कि इलेक्शन के हवाले से भी वो बड़ा सीरियस हैं, जो कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो है वो मामला गया और वहाँ पर एक ऑर्डर भी हो गया जिसमें बाकायदा तौर पर आपस में एक बात तय हो गई और उसके बाद एक डेट ये तय हुई कि अब इसके बाद अगर कोई बात करेगा तो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है वो कार्रवाई होगी। तो क्या जरदारी साहब के ऊपर कार्रवाई होगी? पहली बात तो ये है, क्योंकि कोई ये कह रहा है कि बर्फ़बारी है, कोई ये कह रहा है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। मेरा ख्याल में अब इनको स्वेटर जो है वो डबल पहन लेने चाहिए और सिक्योरिटी का जो मामला है वो इस बहाना बनाना या पैसों का बहाना बनाना, इससे आप आइन के ऊपर हमला जो है वो बंद करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो है वो बात करें। एक तो डेट जो मुख्तस की गई है उसके ऊपर हो और जो फ्री एंड फेयर हैं उसकी वो जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है वो सबसे अहम जो ज़रूरी है वो ये है कि इस वक्त क्या फील्ड तमाम जमातों को हासिल है। तो अगर एक तरफ गोलियां चलाई जा रही हों और एक तरफ प्रोटोकॉल हासिल हों तो फिर आप कैसे कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यह भी आप नज़रअंदाज चीज़ ना करें कि किस तरह से इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा। यहाँ पर 420 सेकंड के अंदर बरियत जो है वो कर दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। केस की बात की जाए तो अभी तक मैं नहीं देख रहा कि किसी तरह से उन्होंने अपना जो है वो रिकॉर्ड पेश किया हो। फॉर एग्जांपल बात यह है कि वज़ीर आज़म पहली दफ़ा वो बने, उससे पहले अगर देखा जाए उनके एसेट्स देखे जाएं और आज के उनके देखे जाएं और उसके अंदर अगर मकसूद चपड़ासी और दूसरे वो रोल जिनके अकाउंट्स में पैसे निकले तो वो सारे, मैं मज़ीद उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी तो एज ए शहरी हमारा हक है ना पूछना कि जो आपके एसेट्स हैं इनका बताएं कि कैसे ये आपने एक्वायर किए। और दूसरे नंबर पर मरियम और बयान देती हैं, नवाज शरीफ साहब और बयान देते हैं, वो जो बाकी हैं वो सारे और बयान देते हैं, लेकिन अभी तक कौम के सामने हकायक नहीं लेकर आए कि ये हमने जायदादें कहाँ से बनाई, ये जो अकाउंट्स बनाए, ये जो प्रॉपर्टियां बनाई जहाँ पर ये बैठते हैं। और ये कहते हैं हमारा नहीं है। नहीं भाई, अब तो 4 साल भी वहां हैं, फैसला तो अदालत ने करना है ना सर, अदालत ने ही फैसला करना है ना। मैं और आप टॉक शोज में बैठ के तो किसी को गिल्टी नॉट गिल्टी तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब अगर एक अदालत ने ये फैसला दे दिया है तो हमें पहले भी जब नवाज शरीफ साहब को इन्हीं अदालतों ने जब कहा था जनाब कसूरवार हैं, हमने कहा जी ठीक है कसूरवार हैं। अब अगर ये अदालतें कह रही हैं कि बेकसूर है, आज इमरान खान साहब को मुश्किलात हैं, तोशाखाना केस के अंदर सजा हुई, इस वक्त अपील के अंदर गए हुए हैं। कल को अगर उन्होंने कह दिया कि जनाब नहीं है, बेकसूर हैं, हम कहेंगे जी ठीक है इमरान खान साहब बेकसूर हैं, हम तो आम शहरी हैं, हम तो हर सूरत सर झुकाएंगे उनके सामने।
देखें, उनका केस इनके केस के साथ इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि जो केसेस इन्होंने 200 बनाए हैं, 100 से ज़्यादा तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ दफ़ा 144 के ऊपर बनाए गए हैं कि आपने खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, फिर ये 4-5 जो केसेस हैं, तोशाखाना वाला हो, अब इसकी 3 कार्रवाइयाँ चल रही हैं तोशाखाना केस की, एक नैब के अंदर, एक ये जो इलेक्शन कमीशन, एक FIR भी हुई है। तो ये सारे केसेस झूठे हैं। घड़ी की बात की जाती है, घड़ी 3 गुना पैसे ज़्यादा देकर वो खरीदी गई। यहाँ पर गाड़ियाँ जो कि जायज़ ही नहीं है वो ली गई, उसके ऊपर कोई केस नहीं है और उसके ऊपर वो बरी उज़ेमा है, उनको क्लीन चिट्टें मिल रही हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा के वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं, उनके खिलाफ तो कोई 26 घंटे ऑपरेशन जारी नहीं होता जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ होता है। बात यह है कि यहाँ पर जो कंडक्ट है इदारों का, और हम देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर कैसे इनको वेलकम किया जा रहा है। हमारी दरख्वास्त जाती है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, हमारा लेटर जाता है सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। लेटर हम ये नहीं लिखते कि इमरान खान साहब को रिहा करो, वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें मेडिकल लीव दी जाए। वो कह रहे हैं कि जो कौम की बेटियां आपकी तरफ देख रही हैं कि इंसाफ फराम किया जाए, जो मुल्क के अंदर लोगों को अगवा की जाती, लेकिन उसके ऊपर कहा जाता है कि ये मफाद आम का मामला नहीं है, हम तो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बिल्कुल आईनी निभा रहे हैं। मुझे दिखाएं कि कहाँ पर आईनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। ये निभाई जा रही हैं कि फ़ौरन ही एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए और उसे तमाम मुकदमात में नैब सामने वाजिया नजर आ रहा है कि वो मिल गए। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, नैब ने झूठ बोला है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब ने झूठ बोला है कि ये लॉ जो है उसके मुताबिक 10 दिन के अंदर जो है इन्होंने दरखास्त दायर करनी थी। 3 पेशियों के बाद जब पता चल जाता है कि नैब झूठ बोल रहा है, नैब ने वहां जाकर माफी मांगी है कि हमने वाकई गलत बात की है, हम देख रहे थे कि कार्रवाई होगी, उल्टा उन्होंने हमारी दरखास्त ही खारिज कर दी। तो ये इस तरह का जो है वो आप कहेंगे कि अदालती बरी जिम्मा हो रहे हैं, तो वो एक सेटल चीज़ हुई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वहां पर भी एक मामला किसी और मामले के अंदर टेकअप किया गया है, जो इन्होंने जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम की थी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, उस चीज़ को वो थोड़ा सा करने के लिए कि इस तरीके से अब, क्योंकि ये बरीयत वाला मामला तो हम देख रहे थे कि 8 तारीख फिक्स की गई है, तो उससे पहले इनको बरी भी किया जाएगा और बादशाह सलामत को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी नायली वाला मामला है वो भी वहां से खत्म करके तो फिर इनको ताज बनाया जाएगा। बात तो नहीं भाई, अवाम से बात करें, अवाम से डील करें, नहीं साहब, में डील ना करें। नहीं साहब, ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी मामला कुछ और था, उसके बीच में से जो है वो किसी और चीज को निकाल के जो है वो ये डिसीजन दे दिया गया, यही फरमा रहे हैं आप? ये इलेक्शंस के हवाले से भी आपने फरमाया। जी बिल्कुल, वो मामला टेकअप किया तो गया ये गलत बात है ना सर, के तहत किसी और की दरखास्त लगी थी और उसके अंदर इनको रिलीफ देने के लिए ठीक है वो उठा लिया गया है। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये बिल्कुल सही, मतलब बात कुछ और हो रही है और चीज में से कुछ और निकाल लिया। तो सर वो पैनमा में से जब अकामा निकला था तो वो जायज था, वो इंसाफ हुआ था? देखिए, अकामा जो है, पहले मुझे बताएं कि इन्होंने अकामा लिया क्यों? क्या इमरान खान ने भी कोई अकामा लिया? सर ये सवाल नहीं है। और अकामा सवाल ये हो रहा है नहीं भाई, क्या इमरान खान ने निकाला है? मेरा वो केस कैसे बना, कैसे खुला? ये ना कहना। तो ये जो इलेक्शंस का जो कुछ हुआ है नवाज शरीफ ने किया है, ये जो फैसला है ये नवाज शरीफ ने किया, अदालतों ने किया। अच्छा, ये नवाज शरीफ ने किया है? बिल्कुल नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने बिल्कुल डील करके किया है। क्योंकि जिस तरह से खान साहब की हुकूमत गिराई गई है कि हम आएंगे और बिल्कुल मुल्क को जो है, मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहेंगी। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब, ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर बयान नहीं है, जो कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर जो है मैं महंगाई यूं कंट्रोल कर दूंगा। कहां पर कंट्रोल हुई? अब कहते हैं जी कि वो आखिरी उम्मीद है, वो आखिरी उम्मीद है। जहां पर जलसा करते हैं वहां पर 75% जो है वो हॉल ही खाली होता है। और फिर वो कहते हैं जी कि जो हमारे टिकट होल्डर है ना, या जो वहां के MP MNA, उनसे जवाब तलब करते हैं कि लोग क्यों नहीं है। भाई लोग क्यों आएंगे? आपने दिया क्या है मुल्क को? और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जो ये कह रहे हैं कि सेहत, स्कूल और वो सारी चीजें मांग रहे हैं, तो मुझे बताएं कोई सेहत वाला कोई इन्होंने? चले, मैं हसन अयूब साहब इन बातों का जवाब देने के लिए बहुत बेताब है। मुझे लेट मी टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फौरन वापस आता हूँ। हसन अयूब साहब से भी राय लेते हैं कि भाई ये क्या बात हुई? अगर इंसाफ की आप बात करते हैं तो फिर इमरान खान साहब को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, उनको ये रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? नईम साहब कह रहे हैं कि जनाब हमें तो आइन और कानून के मुताबिक वो रिलीफ नहीं मिलता। आखिर इसकी क्या वजह है? जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन अयूब साहब, नईम पंचोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इंसाफ, आइन और कानून के हवाले से आपने थोड़ी देर पहले बताया था जनाब अब जाके इंसाफ हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो सर ये फैसिलिटी, ये मतलूबा सहूलत
ये इमरान खान साहब को मुयसर क्यों नहीं हो रही सर? उनको ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उनके बेसिक राइट्स हैं उसके हिसाब से इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, वो तो मैं जवाब देता हूँ। मैं पहले इनकी जो बातें मैंने कुछ नोट की थी उसमें से मैं बता दूं कि एक तो 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी, ये ना एप्लीकेशन थी जहांगीर तरीन साहब की और ना ही ये केस था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। ये किसी थर्ड पर्सन का केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह की थी और उन दोनों को ताहयात नायल कर दिया था। पहली चीज़ तो मैं क्लैरिफाई ये कर दूं। दूसरी बात सर ये बात थी कि मोहतरम फरमा रहे थे कि गैर आइनी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया बैरूनी साजिश के ज़रिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी प्राइम मिनिस्टर को यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वोट आउट किया गया है पार्लियामेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। तो वो वाहिद आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से वोट आउट हुए हैं। ये जो है ये एजाज़ हासिल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद नियाजी साहब को। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाते उनके नाम के साथ, तो मैंने कहा जी मैं लगा देता हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा जी बात ये है कि जो गैर आइनी काम हुआ उस सारे अमल के अंदर मंसूर भाई, वो आपको ताज्जुब होगा कि डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग ऐसी दे दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन था उसको ही खत्म कर दिया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। फिर नवाज शरीफ का जो केस है वो 4 मिनट में हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने 10 माह 26 दिन जेल काटी है। तो अभी तक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद नियाजी है वो 10 माह 26 दिन उनके भी जेल सर्व सेंटेंस नहीं कर सके। नईम हैदर साहब के साथ में हंस के मुझे इसकी आ रही है। तीसरे जो ये बात कर रहे थे मकसूद चपरासी वाला केस, तो वो नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली के ऊपर है। तो उसको भी उठा के नवाज शरीफ साहब की बास्केट में डाल रहे थे। अच्छा सर जी, शरीफ फैमिली में हाउस ऑफ शरीफ की आप बात करते हैं ना, आपने नवाज शरीफ का नाम लिया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंसूर भाई ये बता दें कि एक तो अदालती फैसला जो होता है ना, आपने कहा कि पहले अदालती फैसला जो है वो था तो हमने मान लिया, दूसरा भी अदालती फैसला है तो हम उसको भी मान रहे हैं। तो अदालती फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो आपके लिए भी आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप इवन अदालती जो फैसला है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराना होता है। जहाँ तक बात आ गई जी कि जी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिलता है और जो इमरान खान साहब कहीं गमला भी उनका कोई बंदा साथ लेके जाता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती हैं। तो भाई मोहतरम, ये ऐसे पहले दिन स्टार्ट नहीं हुआ यह था कि DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के शहजाद बुखारी साहब, जो आज भी सर्विंग DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं, वो तोशा खाना के अदालत के हुक्म के ऊपर गलती से जवान पार्क चले गए थे, पाँव और घुटना तोड़वा कर वापस आ गए थे। ये भी भाई को मेरे ख्याल से वो भूल गए हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जहाँ तक बात आ गई जी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन ये भी हमारा जो सिस्टम है उसने रिएक्ट किया है। जब आपके ऊपर एक केसेस हैं मंजूर, हसन साहब एक मिनट ठहरे, जो कि हसन साहब एक मिनट ठहरे सर, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं जी सर। हसन अयूब साहब इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं उनके साथ जो नहीं होनी चाहिए। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है मेरे इस प्रोग्राम के अंदर, जरा बताएं तो सही, जरा बताएं तो सही वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, देखिए बात ये, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जनाब, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुने। अब बात ये है कि जैसे आज यानी एक आदमी के ऊपर जो है वो एक केस में उसकी रिहाई होती है तो दूसरे केस में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये ऐसे हो रहा है ना, अदालत कहती है जी कि इनको गिरफ्तार नहीं करना, तो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसका फिर आपको वजह देखें ना, बात ये थी कि हमारी हाई कोर्ट ने, यानी आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतज़ार किया घंटों कि वो तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनको ज़मानत देंगे। एक दिन नहीं आए, फिर दूसरे दिन जब वो तशरीफ़ लेकर आए, घंटों इंतजार कराने के बाद, तो फिर इनको ब्लैंकेट ऑर्डर में ज़मानत दे दी गई। तो आपको पता है कि जब सिस्टम के साथ आपने छेड़छाड़ की तो फिर सिस्टम ने भी रिएक्ट किया है। अब सिस्टम में कौन कौन लोग हैं, सिस्टम में सब लोग हैं, तो वो उन लोगों ने, यानी वो सिस्टम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक केस था, बड़ा मजबूत केस था, जिसमें आपने लाहौर के प्लान की जो कंसल्टेंट के बगैर वो आपने अपने जमीन को बीच में चौधरी परवेज इलाही साहब ले आए थे, ये हसन साहब के बगैर, तो वो हसन साहब ये जो सिस्टम है उस केस में उन्होंने उनको कुटल दे दिया। ये हसन साहब ये जो सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिस्टम इरादों के ऊपर चलता है या इदारों के ऊपर चलता है?
ये सिस्टम जो है वो इदारों के ऊपर चलता है, लेकिन इदारों में भी इंसान काम करते हैं। जब आप उनकी एक सॉलिड केसेस को उठाकर एक्विटल करेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे, या एक आप इस किस्म की प्रोटेक्टेड बेल देंगे कि जो जुर्म नहीं भी किया किसी भी और केस में भी आपने अरेस्ट नहीं कर सकना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो गया है तो जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो कि फौजदारी जो मामलात को, मुकदमात को, उसके ऊपर एक अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी ऑर्डर है हाई कोर्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीरा फारूकी साहिबा, हसन अयूब साहब, नईम हैदर पंचोता साहब। नाज़रीन, आई विश मैं डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू रैप इट अप ओवर हियर। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।